कैसे हो सब लोग। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो एंड तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए एक एनबीएफसी है। तो पहले हम एनबीएफसी का मतलब समझ लेते हैं। एनबीएफसी और बैंक में मेजर उतना अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है कि बैंक्स में आप जैसे कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकता। तो यही थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पे वापस जाते हैं। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस जो है इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी है, जो 1987 में शुरू हुआ था। जो इसका मैनेजिंग टीम है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो रह चुके हैं राजीव जैन, जो बहुत सालों से इसको मैनेज कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस का मेन बिजनेस है कंज्यूमर लेंडिंग, मॉर्गेजेस, एसएमई लेंडिंग, रूरल लेंडिंग और कमर्शियल लेंडिंग। उसका जो मेन एलिमेंट्स हमको देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल जो है, जो मेन वही है कि इसका मार्केट कैप अराउंड 4 लाख है। चलिए स्क्रीनर पे जाते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 4 लाख 4.3 लाख करोड़ के अराउंड है। जो मेन हमें देखना है कि अगर बजाज फाइनेंस का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसका करंट प्राइस तो अराउंड 7,000 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन इसका बुक वैल्यू जो देखिए 1,200 के आसपास है। तो यही पे हमारा जो मेन रीज़न आता है कि थोड़ा यहाँ पे बजाज फाइनेंस ओवर वैल्यूड हो सकता है। जो कि इसका जो बुक वैल्यू है 5.6, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इसका बुक वैल्यू का अभी प्राइस चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अभी 6 के आसपास है। देखिए मैं इसी को एक बैंक से कंपेयर करूंगा जो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास है। एक्सिस बैंक आप सभी जानते होंगे, ये भी अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन इसका बुक वैल्यू ना 500 के आसपास है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ 2.5 के आसपास है। 2.5 टाइम्स ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि बजाज फाइनेंस के केस में बहुत ज़्यादा है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू इसका अभी चल रहा है 6 के आसपास, 5.6, ऑलमोस्ट 6 टाइम से समझ लीजिए 6 के आसपास इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। ये क्यों है? जो और कोई नहीं कर रहा है वो बजाज फाइनेंस कर रहा है। इसका अगर शेयर प्राइस देखें ना, 1 वीक चार्ट में देखिए बजाज फाइनेंस ने बहुत यहाँ पे रैली दिया है। ऑलमोस्ट इसने कोविड के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200-300% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। तो ये बहुत अमेजिंग रिटर्न है। और पहले से ही सभी बैंक और सभी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल कंपनीज को ये आउट परफॉर्म करके आ रहा है। तो यहाँ से इसको अगर फॉलो करना है, क्यों इसका कंसोलिडेशन का कारण क्या हो सकता है, यही हम लोग समझेंगे कि इसमें इतना कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से 2022 से ये कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन क्यों हुआ है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात कर रहे होंगे कि अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब यही है कि कोई कोलैटरल, बिना कोलैटरल के लोन्स दे रहा है बजाज फाइनेंस। इसी में सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, ऐसे नहीं कि एचडीएफसी बैंक भी देगा, आईसीआईसी भी देगा, एक्सिस भी देगा। तो हमें मेन पॉइंट यही देखना है कि क्या एचडीएफसी का शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से सेम नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बजाज फाइनेंस के ऊपर ही फोकस करेंगे आज का दिन। तो बजाज फाइनेंस का जो अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है वो 96,000 के आसपास है, जो कि ईयर ऑन ईयर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इसका जो सिक्योर्ड लोन है वो ऑलमोस्ट 1,96,000 के आसपास, 1,96,000 के आसपास इसका सिक्योर्ड लोन है। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास यहाँ पे हम इसका, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास बजाज फाइनेंस जो है अपना लोन्स अनसिक्योर्ड वे में पब्लिक को लेंड कर रहा है। तो यही हमारा मेजर नेगेटिव पॉइंट है। हम बैंक्स के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसी के जो 4 लाख करोड़ के अराउंड मार्केट कैप का एक्सिस बैंक का देखेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन देखिए 10 लाख करोड़ के आसपास है और इसका सिक्योर्ड लोन सिर्फ 2 लाख करोड़ है। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अनसिक्योर्ड लोन्स ही बैंक्स बहुत ज़्यादा देते हैं और सिक्योर्ड लोन्स इसका कम रहता है। तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.4 के आसपास है, जो बहुत कम है। इसमें आप पूरा डबल 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं रिटर्न, लेकिन बजाज फाइनेंस में ऐसा सिनेरियो था कि आप इसका प्राइस जो है वो जस्टिफाई कर रहा था जो बजाज फाइनेंस जो कर रहा है। देखिए बाकी सारे जो सिक्योर्ड लोन कम होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा होते हैं, इसी बजाज फाइनेंस में केस में ये अपोजिट है।
ऑलमोस्ट अनसिक्योर्ड लोन कम है और सिक्योर्ड लोन ज़्यादा है। 50% के आसपास यहाँ पे कम है अनसिक्योर्ड लोन। तो यही कारण है कि बजाज फाइनेंस को जो भी फंडामेंटल था वो इतना स्ट्रांग है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन्स जो है ये ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यही हमको परेशान करने वाला है। ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें ऑलमोस्ट 35% के आसपास बहुत 2-3 ईयर्स से देखिए चार्ट में कंसोलिडेशन जो है वो 2022 के आसपास यहाँ कहीं पे शुरू हुआ है। तो सेम यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे देख सकते हैं वो 39 के आसपास था, फिर से 39, हर साल ये 39 के आसपास ही है। तो अभी जो आ रहा है 35 के आसपास आ चुका है, 35%। जो मेन यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो प्रॉफिट करेगा वो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है ना। सेकेंड हमारा मेन टॉपिक है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। 2 साल पहले 39% था, वो अभी घट के करंट सिचुएशन में 35% के आसपास आ गया है। तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। ऐसा क्या हुआ कि प्रॉफिट ये लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और पूरा स्टेबल है इसका प्रॉफिट है। स्टेबल इसका प्रॉफिट यही है क्योंकि देखिए बजाज फाइनेंस का जियोग्राफिक प्रेजेंस जो है पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट जो भी एम्प्लॉयड है, जो भी ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो इंडिया 1 के अंदर आते हैं, जो भी 5 to 10 लाख एनुअली अर्न कर रहे हैं, उसी को तो टारगेट कर सकता है बजाज फाइनेंस जैसा कंपनी, उसी को तो टारगेट कर सकता है, वही तो इसका कस्टमर्स है। तो कितना लोग हैं जो इंडिया का पॉपुलेशन में सिर्फ 10% बनेगा, तो इन 10% लोगों को बजाज फाइनेंस ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। तो इसका मार्केट ना बहुत कम होने वाला है। मार्केट एवरी ईयर ईयर ऑन ईयर कम होने वाला है क्योंकि 10% तो सडनली 20% नहीं होंगे। तो ईयर ऑन ईयर इसका कस्टमर जो एक्विजिशन है, नया कस्टमर को लोन देना या फिर नया लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब इसमें कम हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव बन गया। इसका जो मार्केट है, कस्टमर का जो मार्केट है वो अभी श्रिंक हो रहा है। यही मेन रीज़न है कि इनका प्रॉफिट 35-39% से ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है और कॉन्स्टेंटली ये उसी लेवल के आसपास। इसी वजह से, इसी कारण से देखिए शेयर प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करेगी प्रीवियस ईयर से, तो शेयर प्राइस कैसे ग्रो हो सकता है? वही रहेगा वो। बजाज फाइनेंस जो अभी मेन फोकस कर रहा है ईएमआईस और ईएमआई देने के लिए ईएमआई कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, ऐसे में जो फोकस कर रहा है उसी के ऊपर आरबीआई ने यहाँ पे बैन लगा दिया है ईएमआई कार्ड के ऊपर। तो ये अभी कंपनी ट्राई कर रही है कि वो रेस्ट्रिक्शंस को आरबीआई से अप्रूव करवाए और उसको जो भी लॉ है उसको हटा दिया जाए। तो अभी उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो यही हमारा तीसरा रीज़न बन गया, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस जो इनके ईएमआई कार्ड्स पर है, जो कि ये इंस्टा ईएमआई प्रोवाइड करते हैं। इंस्टा ईएमआई कार्ड्स जो क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आता है, तो यहाँ पर भी आरबीआई ने जो बैन लगाया है, इनके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेल्स उतना नहीं हो पाएगा, तो प्रॉफिट उतना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रॉफिट्स कम हो रहा है, यहाँ पर भी ये श्रिंक हो रहा है। बजाज फाइनेंस को जो पूरा रेवेन्यू स्ट्रीम है 32% मॉर्गेजेस से आता है, 5% कमर्शियल लेंडिंग से और 5% आईपीओ सिक्योरिटीज़ के जो ये ब्रोकिंग करता है। एसएमई लेंडिंग 12.8% है, रूरल 10% है, अर्बन 28% है और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर फाइनेंस ये ऑलमोस्ट 6% के आसपास आ गया है। तो ये 2022 का था, 2023 में ऑलमोस्ट सेम है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है, देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है ये इसमें हाई हो रहा है। हमारा फोर्थ यहाँ पे पॉइंट बन रहा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इसका मतलब बजाज फाइनेंस अगर किसी से फंड ले रहा है तो वो कितना परसेंटेज से, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि अगर बजाज फाइनेंस फंड ले रहा है किसी से तो वो कितना परसेंटेज में दे रहा है। जैसे कि देखिए 2015 में 9.8% था, वो ऑलमोस्ट गिर के ना 2022 के आसपास 6.88% था। ये बहुत अच्छा था कि देखिए अगर किसी और को, मतलब ऐसा समझिए कि आपका क्रेडिट को स्कोर जो है बहुत अच्छा है, 800 के ऊपर है, तो बैंक आपको कम परसेंटेज में लोन देगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है तो आपको 11% 12% में मिलेगा। सेम इसी का है जो है कॉस्ट ऑफ फंड, इसी को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसी को बोलते हैं। अगर बजाज फाइनेंस किसी से फंड ले रहा है तो वो कितने परसेंटेज से ले रहा है, तो जो 2022 में 6.8% था, तो आज अभी मार्च 24 में वो बढ़ के 7.8% हो चुका है। तो अगर ये ज़्यादा परसेंटेज से फंड ले रहा है तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, और ये भी हमारे लिए क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसी के रिलेटेड फिफ्थ पॉइंट जो है
नेट मार्जिन्स जो कंपनी FY23 में ऑलमोस्ट 12% 13% के आसपास यहाँ पे कमा रही थी नेट मार्जिन्स, वो अभी घट के क्या हो चुका है, घट के FY24 में 10% पे अराउंड आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 के आसपास 13% था और अभी FY24 में 10% के आसपास आ चुका है। तो ये भी हमारे लिए क्या बन गया, यहाँ पर भी प्रॉफिट क्या हुआ, श्रिंक हो गया। तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा जो है कस्टमर फ्रेंचाइजी, सिक्स्थ पॉइंट जो है कस्टमर फ्रेंचाइज एडिशन, मतलब कंपनी हर साल कितने नए लोगों को लोन्स दे रहा है, उनका लोन बुक कैसे बढ़ रहा है। इसी को FY24 में कंपनी ने 1.2 करोड़ पीपल को एड ऑन किया है, प्लस हुआ है। लेकिन कंपनी का यही प्रिडिक्शन है कि जो FY25 में हो सकता है, FY24 में कंपनी ने 1.45 CR 1 करोड़ 45 लाख लोगों को यहाँ इसने लोन दिया है, ये प्लस है। लेकिन FY25 का जो कंपनी का प्रिडिक्शन है वो है कि 1.2 करोड़, सिर्फ 1.2 करोड़ लोगों को ये ऐड ऑन कर सकता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे नेगेटिव बन गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, प्रॉफिट सेल सब कुछ श्रिंक हो रहा है। यहाँ पर भी हम ये नेगेटिव बन गया, यहाँ पर भी प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट जो है AUM ग्रोथ, जो कंपनी ने FY24 में 34% का यहाँ पे ग्रोथ मिला था, वही कंपनी का प्रिडिक्शन है कि FY25 में ये 26 to 28% के आसपास यहाँ पे ग्रो करेगी। तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव मिला, यहाँ पर भी प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है, यहाँ पर भी सेल्स नहीं हो पा रहा है, ये भी हमको नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो ये सारे 7 फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए पहले जो है अनसिक्योर्ड लोन्स, जो ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 96 करोड़, ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे 55% का यहाँ पे जो है अनसिक्योर्ड लोन्स बन रहा है। सेकेंड जो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट, जो पहले 39% का था, अभी करंट 35% पे आ चुका है। थर्ड हमारा ये पब्लिक अर्निंग, ये इसका मार्केट जो है 5 to 10 लाख पीपल, 5 to 10 लाख जो एनुअली कमा रहे हैं, उसी को बजाज फाइनेंस टारगेट कर रहा है। अगर ये इसको छोड़ के जो अच्छे, ये इंडिया 1 के अराउंड आते हैं, इंडिया 1 में जो लोग हैं, इसको अगर छोड़ के ये दूसरे लोगों को एक्वायर करना चाहता है, जो इंडिया मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको अगर टारगेट करने लग गया ना बजाज फाइनेंस, इसी वजह से इसका अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोलेट्रल देने के लिए नहीं होगा, लेकिन उनको लोन चाहिए होगा। अगर ये बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियां अगर उनको लोन्स देने लगे तो उनका अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे बढ़ जाता है। थर्ड है कि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि RBI ने यहाँ पे बैन लगा दिया है, मालूम नहीं कि कब वहाँ उसको हटाएगा। फोर्थ हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो 6.8% पे आसपास था, वो अभी बढ़ के हो गया है 7.8%। नेट मार्जिन, जो मार्जिन बजाज फाइनेंस अपने फाइनेंसिंग मार्जिन से कमा सकता है, वो 2023 में 13% था, वो अभी बन गया 2024 में 10% के आसपास। और जो नया लोगों को ऐड करना चाहता है, नया कस्टमर्स जो ऐड कर सकते हैं, वही प्रिडिक्शन है बहुत कम है इस ईयर से अगले ईयर तक। और लास्ट AUM ग्रोथ, असेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ जो है FY24 में 34% के आसपास था, और FY25 में ये प्रिडिक्शन है कि 26 से 28% हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंक्लूजन बनाएं, इसी शेयर प्राइस में हमें जो दिख रहा है, यही सेम दिख रहा है कि 2022 से 2024 तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स का यहाँ पे कंसिडरेशन हुआ है, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री भी हो सकता है। देखिए HDFC को अगर हम देखें, HDFC बैंक को हम देखें, ये भी देखिए पूरा यहाँ पे 4-5 ईयर्स का यहाँ पे देखिए 4-5 ईयर्स में ये 2021 में ये यहाँ था, 2021 में ऑलमोस्ट ये 1300 के आसपास था, अभी 1600 के आसपास है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिले हैं सभी को, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। देखिए HDFC का बिना इनका अनसिक्योर्ड लोन्स जो है 23 लाख करोड़ के आसपास है, और सिक्योर्ड लोन सिर्फ 7 लाख करोड़ है। तो ये सब सिर्फ 7 लाख करोड़ है, लेकिन इसका जो अच्छी बात जो है 2.6 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सब एक्सेप्टेड है कि उतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है इसको, 2.6 टाइम्स बुक वैल्यू पे बहुत ठीक ट्रेड कर सकता है। लेकिन जैसे बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियां जो है अभी 6 टाइम्स अपना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से
यहाँ पे शेयर प्राइस गिर सकता है और फॉल हो सकता है, ये बुक वैल्यू रिड्यूस हो सकता है और नॉर्मल 2 या 4 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास ये आ सकता है। तो इसी को हम प्रिडिक्ट करके यहाँ पे शेयर प्राइस गिर सकता है और यहाँ पे फॉल हो सकता है। इसीलिए बजाज फाइनेंस को शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा पा रहा है। जो फंडामेंटल्स है, जो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडियाज़ लार्जेस्ट एनबीएफसी है, वो भी यहाँ पे कंसिडरेट कर रहा है 2 ईयर से फॉल, उतने ग्रोथ नहीं दिख रहा है उतना। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टाइम में ये कंसिडरेट कर सकता है। और कितना, जब तक यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत अच्छा यहाँ पे स्पाइक नहीं मिलेगा, प्रॉफिट या फिर सेल्स इतना अच्छा नहीं बढ़ेगा, जब तब तक शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक करेगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन ऐसे बजाज फाइनेंस बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग या फिर गुड स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई में नहीं जा रहे हैं। क्यों? रीज़न है कि यही है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का अभी जो सच्चाई है कि अनसिक्योर्ड लोन्स ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए इन्वेस्टर अभी थोड़ा यहाँ पे डर रहे हैं कि इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। अनसिक्योर्ड लोन्स देखिए, बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 55% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा है वो सब। ये प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाया है कि समझा सकें आप लोगों को ठीक से। आशा है कि आप सब अच्छे यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे बजाज फाइनेंस के ऊपर, जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहाँ पे मेरे को नेगेटिव लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है। ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।